तो बेटे तीसरे नंबर पर अपन चलेंगे, यानी थर्ड नंबर पर जो पार्ट होगा बेटे यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना में सबसे पहले बेटे अपन यहाँ पर इसका मॉडल का डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस पे अपन वर्णन करेंगे। तो यहाँ डायग्राम बनाते हैं। तो डीएनए की संरचना में जो हमारा डीएनए होता है वह इस तरह से यहाँ पर डबल हेलिक्स होता है। तो ये यहाँ पर बेटे मैं डीएनए का डायग्राम यहाँ बना रहा हूं। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि डीएनए द्विकुंडलित मॉडल के रूप में पाया जाता है। ये देखो, तो ये यहाँ पर बेटे ये यहाँ आपने लिया, तो ये डीएनए की एक कुंडलन है। तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर डीएनए का वन कॉइलिंग है, वन कॉइलिंग। डीएनए की बेटे ये वन कॉइलिंग है, डीएनए की एक श्रृंखला है। उसके बाद में अब यहां पर अपन लेते हैं तो डीएनए की अपन दूसरी श्रृंखला लेते हैं, डीएनए की दूसरी श्रृंखला लेते हैं। तो यहां से अपन चलेंगे तो ये डीएनए की यहां पर अपन दूसरी श्रृंखला लेंगे और दूसरी श्रृंखला लेने के साथ ही ये श्रृंखला भी आगे चलकर अपन इसको इस तरह से बना देते हैं। तो यहां अपन लेंगे बेटे, तो ये दूसरी श्रृंखला है और यहां से अपन चलेंगे, इसके ऊपर से इसको निकालेंगे बेटे, ये लो। तो ये यहां पर अपन ने लिया है, ये डीएनए की दूसरी श्रृंखला है। और ये श्रृंखला एक अक्ष के चारों तरफ इस तरह से लंबवत और कुंडलित है। तो यहां आप देखें बेटे कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके और यहां तक डीएनए में एक कुंडलन आएगा। यानी यहां अपन बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक डीएनए में एक कुंडलन होगा। यहां से लेके यहां देखो, ये यहां से अपन ने स्टार्ट किया और ये कुंडलन इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जिस डीएनए को पढ़ रहे हो वो कौन सा डीएनए बेटे? बी डीएनए है, जिसकी दिशा होती है दक्षिणावर्त, जिसकी दिशा जो होती है ये दक्षिणावर्त होगी बेटे। हाँ, तो इस डीएनए की जो दिशा है, तो यहां से लेके यहां तक आधा कुंडलन और यहां से लेके यहां तक पूरा, तो यहां से लेके और यहां तक ये बेटे डीएनए का एक कुंडलन माना जाएगा, जिसकी जो लंबाई होगी ये लगभग होगी 34 एंगस्ट्रॉम। तो ये यहां से लेके यहां तक एक कुंडलन है बेटे। डीएनए की जो पूरी की पूरी चौड़ाई होगी, ये चौड़ाई होगी लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। और इस डीएनए के अंदर यहां पर एक तो छोटी खांच होगी, बड़ी खांच होगी। और बेटे इस डीएनए के अंदर कुछ स्टेप भी होंगे, यानी यहां पर आप देखिएगा तो यहां आपको कुछ इस तरह से इसके अंदर ये यहां पर नाइट्रोजन क्षारक भी होंगे। जैसे ए है तो ये टी से जुड़ा हुआ होगा, और ये बेटे यहाँ पर जी है तो ये सी से जुड़ा होगा। इस तरह से यहाँ पर डीएनए के अंदर ये खांचे भी होंगे या ये स्टेप भी होंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये डीएनए के स्टेप रहेंगे। तो ये तो बेटे डीएनए का अपन ने एक संरचना बनाए। दूसरा, आप डीएनए को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, डीएनए को बेटे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास में ये शर्करा है, यानी यहाँ पर ये दो शर्करा मैंने यहाँ पर बनाई है, ये इस तरह से बनाए बेटे। ये यहाँ पर कोई नाइट्रोजन क्षारक ए है तो ये यहाँ पर जुड़ेगा किससे? टी से। यहाँ पर कोई नाइट्रोजन क्षारक जी है तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ेगा सी से। यहाँ पर बेटे यहाँ आपको ये पी लेना है और एक पी यहाँ लेना है। यहाँ इसका C5 कार्बन होगा, इसका भी C5 कार्बन होगा। तो ये 1 2 3 और एक फॉस्फेट इसमें यहाँ होगा। तो ये फॉस्फेट तो यहाँ जुड़ेगा और अगला फॉस्फेट इसका इससे जुड़ेगा। उसके अलावा यहाँ आप देखिएगा बेटे कि यहाँ पर ये इस तरह से बनेगी ये ऑक्सीजन। यहाँ भी आप इसको इसी तरह से बनाइएगा,
ये ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ये C5 होगा इसका, और इसका C5 यहाँ पर होगा, तो ये 1 2 3 और ये 4 होगा बेटे, और यहाँ पर ये जो कार्बन होगा, ये कार्बन होगा यहाँ पर C5। तो यहाँ आप देख लें एक बार अच्छी तरह से कि यहाँ पर ये इसको वापस बनाते हैं, तो ये यहाँ पर कार्बन आप लेंगे 1 2 3, ये 4 और बेटे ये होगा यहाँ पर 5। ठीक है, इसमें भी आप देखो ये 1 ये 2 ये 3। अब यहाँ पर जो फॉस्फेट है ये इससे जुड़ेगा और ये इससे जुड़ेगा, और इधर का जो फॉस्फेट है बेटे ये इससे जुड़ेगा। अब देखना आप ध्यान से, सबसे पहले ये श्रृंखला है जिसकी दिशा में इस तरह से मानूं, और ये श्रृंखला है जिसकी दिशा में ऐसे मानूं, यानी दिशाएं क्या होगी बेटे, विपरीत होगी। तो यहाँ पर ये तो है नाइट्रोजन बेस, और ये है बेटे शुगर, और ये है फॉस्फेट। क्लियर? तो सबसे पहले तो नाइट्रोजन क्षारक से फॉस्फेट की दूरी, सबसे ज्यादा दूरी होगी, ये होगी 20 एंगस्ट्रॉन। तो 20 एंगस्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, ये डीएनए का व्यास होगा। उसके बाद में शुगर से शुगर की बीच की दूरी ये 11.1 एंगस्ट्रॉन होगी, यानी शर्करा से शर्करा की बीच की दूरी। फिर नाइट्रोजन से नाइट्रोजन क्षारकों की बीच की दूरी ये यहां से यहां तक होगी बेटे 3.0 एंगस्ट्रॉन, ये यहां से यहां तक होगी, और इनके बीच की दूरी जो होगी 2.8 एंगस्ट्रॉन, यहां तक क्लियर। ये इसमें बॉन्ड है बेटे, ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये यहां पर बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये बॉन्ड होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो एक बार और अच्छी तरह से देख लें, इधर का फॉस्फेट यहां पर जुड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले अब मैं इसके अनुसार समझा देता हूं आपको। क्लियर? ये डायग्राम सामने है, तो जब डायग्राम सामने है तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि डीएनए दोहरी श्रृंखला से मिलकर बना होता है, यानी डीएनए में बेटे 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे पर सर्पिलाकार क्रम में लिपटी हुई होती है, और दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती है। तो इसमें तो अपन को यही दिखाना है कि डीएनए हमारा जो होता है ये सर्पिलाकार होता है, और एक अक्ष के चारों तरफ ये दक्षिणावर्त दिशा में घुमा हुआ रहता है। उसके बाद में फिर आपको याद रखना है बेटे कि डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई तो 34 एंगस्ट्रॉन होती है, और एक कुंडलन का जो व्यास होता है यानी चौड़ाई होती है वह 20 एंगस्ट्रॉन के लगभग होती है। उसके बाद में आप देखो कि अगर यहां देखेंगे तो यहां आप देख लो बेटे कि ये एक डायरेक्शन है, तो इधर से देखेंगे तो P किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, और अगला P 5 से, तो इसकी दिशा हो जाएगी 3 days to 5 days। यहां से देखोगे बेटे तो पहला फॉस्फेट 5 पर और अगला फॉस्फेट 3 पर, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी 5 days से 3 days, 5 days से 3 days। तो ये तो दिशा हो गई। उसके बाद में देखो कि यहां पर नाइट्रोजन क्षारक, ये बेटे एक श्रृंखला है और ये दूसरी श्रृंखला है, तो एक श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारक दूसरी श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारक से जुड़ेंगे, तो पहला बॉन्ड आप इसमें याद करोगे हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर एक श्रृंखला का नाइट्रोजन क्षारक उसी श्रृंखला की शर्करा से जुड़ेगा, तो वह बॉन्ड का नाम होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर बेटे ये शर्करा और वही फॉस्फेट से जुड़ेगी, तो इस बॉन्ड का नाम होगा यहां पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो 3 प्रकार के बंध अपन इसमें पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से ये डीएनए की संरचना अपन पढ़ेंगे। तो आइए संरचना में अपन सबसे पहला पॉइंट लेते हैं बेटे डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना यहां पर ध्यान रखना बेटे, टॉपिक है हमारा डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना, तो डीएनए की संरचना के बारे में बताने के लिए वाटसन, क्रिक और विल्किंस ने कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, यानी डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना का अध्ययन, डीएनए की संरचना का अध्ययन। तो ये अध्ययन किया जाएगा बेटे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल द्वारा, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल द्वारा। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि डीएनए की संरचना का जो अध्ययन किया जाएगा, ये अध्ययन किससे किया जाएगा, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल। और ये जो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल है, इसको डिस्कवर किया बेटे, यानी किसने डिस्कवर किया, तो बाय यानी वाटसन,
वॉटसन, उसके अलावा याद रखना बेटे क्रिक, और साथ में किसने, विल्किंस ने। तो ये याद रखना, वॉटसन, क्रिक और विल्किंस ने कब किया, तो ये किया 1953 में। और इस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज इन्हें दिया गया बेटे 1962 में। तो अब आप देखो कि डीएनए की संरचना का जो अध्ययन किया जाएगा, ये अध्ययन किसके द्वारा किया जाएगा बेटे, तो ये अध्ययन किया जाएगा डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल द्वारा। तो डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है, इसको किसने खोजा, तो याद रखना वॉटसन, क्रिक, विल्किंस ने इसको डिस्कवर किया। और कब किया, तो 1953 में किया। और इस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला, तो मिला बेटे 1962 में। अब देखते हैं इस मॉडल के अनुसार, तो यहां आप देखिएगा इस मॉडल के अनुसार, यानी यहां अपन देखें कि इस मॉडल के अनुसार डीएनए कैसा होता है। तो इसमें पहला पॉइंट लेंगे, यानी डीएनए जो होता है बेटे, ये 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना, 2 पॉलीपेप्टाइड, नॉट बेटे पॉलीपेप्टाइड। तो यहां आपको याद रखना है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना। तो याद रखना ऐसे डीएनए को क्या बोलेंगे, दोहरी श्रृंखला, यानी इसे आप कह सकते हो दोहरी श्रृंखला। तो याद रखिएगा कि चाहे डीएनए प्रोकैरियोटिक वाला हो या चाहे डीएनए बेटे यूकैरियोटिक वाला हो, डीएनए हमेशा 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। और ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखलाएं होती है, ये डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंड कहलाता है। तो पहला पॉइंट क्या है बेटे, कि डीएनए दोहरी श्रृंखला का बना। यहां आप अपवाद याद रख सकते हैं, अपवाद। तो बेटे इसमें एक अपवाद है, यानी 5x174। और ये जो इसका जो डीएनए होता है बेटे, ये डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंड, यानी एकल श्रृंखला डीएनए। ये डीएनए है एकल श्रृंखला डीएनए, ये डीएनए है एकल श्रृंखला डीएनए। तो पहला पॉइंट ही आपको इस मॉडल के अनुसार याद रखना है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। इस वजह से डीएनए हमेशा दोहरी श्रृंखला वाला होता है। अभी अपन ने बनाया एक सर्पिलाकार और फिर उसके साथ में दूसरी सर्पिलाकार। तो बेटे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है, ये डीएनए की बनी होती है। अब आगे चलो कि एक तो हो गया कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना। सेकंड नंबर पर याद रखना है दोनों श्रृंखलाएं, ये याद रखना बेटे, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर, ये ध्यान रखना, प्रति समानांतर का माने अगर एक ऐसे होगी तो एक ऐसे होगी, यानी प्रथम चेन जो होगी बेटे, यानी फर्स्ट चेन जो होगी, फर्स्ट चेन इसकी दिशा तो 3 डेज से, यानी 3 डेज टू कैसे रहेगी 5 डेज। और जो सेकंड चेन होगी बेटे, यहाँ पर सेकंड चेन इसकी दिशा होगी 5 डेज से, यानी 3 डेज। तो बच्चों ये याद कर लेना कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर, एक की दिशा ऐसे होगी तो एक की ऐसे होगी। तो याद रखना बेटे, प्रथम चेन की जो दिशा है वह 3 डेज से 5। अब ये क्या समझेंगे 3 डेज से 5 डेज, तो जब अपन पहले इधर से देखेंगे बेटे, तो पहला फोस्फेट 3 पर नजर आएगा, अगला 5 पर नजर आएगा। इसमें उल्टा देखेंगे तो पहला फोस्फेट 5 पर नजर आएगा और दूसरा 3 पे नजर आएगा। तो डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं अगर ऐसे होती तो बेटे ये ऐसे क्या कहलाती, समानांतर। लेकिन कैसे हैं, इस तरह से। तो एक तो सीधी है और एक इसके उल्टी है, तो इसको बोलते हैं प्रति समानांतर। तो यहां पर इस मॉडल के अनुसार डीएनए का दूसरा पॉइंट क्या याद करोगे कि डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वह एक दूसरे के प्रति समानांतर है। यहां तक क्लियर। तीसरा बिंदु बेटे आप यहां पर याद रखना, तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है दोनों श्रृंखलाएं, यहां पर याद रखोगे दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक, दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक, यह भी याद रखना, एक दूसरे की पूरक। अर्थात आपको याद रखना है, अर्थात बेटे याद रखना है यहां पर दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक।
अर्थात ध्यान रखना बेटे कि ए हमेशा किससे जुड़ेगा, टी से, और जी हमेशा किससे जुड़ेगा, सी से। तो ये हमेशा याद रखना बेटे, यानी दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होगी। पूरक ऐसे होगी कि ए हमेशा टी से जुड़ेगा और जी हमेशा सी से जुड़ेगा। तो जितने ए होंगे उतने ही तो टी होंगे बेटे, और जितने सी होंगे उतने ही जी होंगे। तो एक क्वेश्चन में आपको देता हूं, एक क्वेश्चन यहां पर आप इसको सोल्व करना बेटे। तो यहां पर एक क्वेश्चन अपन यहां पर नोट करेंगे। ये क्वेश्चन होगा कि डीएनए की श्रृंखला ए टी जी सी सी टी है, तो दूसरी श्रृंखला के नाइट्रोजन सारक बताइए। दूसरी श्रृंखला के नाइट्रोजन सारक बताइए। तो बेटे इसका जो आंसर जाएगा वह ए की जगह पर तो क्या आएगा, टी, और टी की जगह पर क्या आएगा, ए, जी की जगह पर जाएगा सी, सी की जगह पर जाएगा जी, और जी की जगह पर जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ ध्यान रखना बेटे कि यहाँ पर जो आपको याद रखना है कि इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर यानी ए टी, और यहाँ आएगा सी, और यहाँ पर आएगा जी और जी। तो ये इसका आंसर रहेगा। यानी एक बार और देख लें कि डीएनए की श्रृंखला अगर ए टी जी सी सी टी है तो फिर यहाँ पर इधर ए भी आ जाएगा। तो अगर टी है तो ए है तो टी, और जी है तो सी है तो जी, और साथ में यहाँ पर इसको इस तरह से नोट कर लें। यानी यहाँ आप देखें कि वापस अपन लिखते हैं बेटे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आंसर अगर ए है तो यहाँ पर टी आ जाएगा, फिर टी है तो बेटे ए आ जाएगा, जी है तो यहाँ सी आ जाएगा, सी है तो यहाँ पर जी और जी आ जाएगा, और टी है तो वापस ए आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद रखना है कि बेटे अगर डीएनए की श्रृंखला दे रखी हो तो उसके पूरक श्रृंखला को पहले से अपन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जैसा नाइट्रोजन सारक होगा उसी के आधार पर आपको याद रखना है टी हमेशा ए से जुड़ेगा और जी हमेशा सी से जुड़ेगा। तो ये डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं होती है वह एक दूसरे की पूरक होती है। डीएनए में बेटे यहाँ पर अगले नंबर पर आप याद रखना डीएनए में उपस्थित बंध। तो बेटे डीएनए में ध्यान रखना 3 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, 3 प्रकार। तो 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो होगा ये होगा कौन सा बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो पाया जाता है बेटे नाइट्रोजन सारक के बीच होगा। जैसे कैसे होगा याद रखना कि ए अगर टी के साथ जुड़ेगा तो याद रखना यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर यहाँ पर जी यहाँ पर सी के साथ जुड़ेगा तो बेटे ध्यान रखना 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको याद रखना है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड आपको याद रखना है। तो डीएनए में पाए जाने वाले बंध, तो पहला बॉन्ड है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध याद रखना बेटे ए और टी के बीच में तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और जी और सी के बीच में 3 है। तो मुझे ये बताओ आप, एक क्वेश्चन यहां पर मैं दे रहा हूं बेटे, ये हमारे पास में है ए टी सी जी ए, और यहां पर मैं उपस्थित में टोटल बॉन्ड में उपस्थित एच बॉन्ड। बताओ बेटे टोटल संख्या। तो ए हमेशा टी से जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, टी हमेशा ए से जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी हमेशा जी से जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, जी हमेशा सी से जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ए हमेशा टी से जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो टोटल जोड़ लो, 2 और 2 4, 4 7 10 और 12। तो आंसर आ जाएंगे इसमें पाए जाएंगे टोटल एच बॉन्ड जो होंगे वह 12 होंगे। एक बार और देख लें आप अच्छी तरह से कि बेटे ये क्वेश्चन है ए टी सी जी ए में उपस्थित टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या। तो आपको याद है ना कि ए जब टी से जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे और जी और सी से जुड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ये ए है तो ये 2, टी है तो 2, सी है तो 3, जी है तो 3, ए है तो 2। तो टोटल बॉन्ड हो जाएंगे बेटे 12। तो डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं जो होती है ना, एक और ये, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है 2 अलग अलग श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये एक श्रृंखला है
और ये यहाँ पर बेटे नाइट्रोजन बेस है और ये भी कोई नाइट्रोजन बेस है, इनके बीच में बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी नाइट्रोजन बॉन्ड और नाइट्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ आप देख लें कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनेंगे, दो श्रृंखलाओं के नाइट्रोजन सारकों के बीच। जैसे ये नाइट्रोजन सारक और ये दूसरी श्रृंखला, फिर बेटा कोई सा नाइट्रोजन सारक, फिर नाइट्रोजन सारक और दूसरी श्रृंखला। तो हमेशा पहला जो एच बॉन्ड है ये किसके बीच में बना, नाइट्रोजन सारक और नाइट्रोजन सारक के बीच। दूसरा एच बॉन्ड जो बेटे इसमें होगा, दूसरा बंध, वो होगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो बंध रहेगा ये किसके बीच में रहेगा, ये रहेगा बेटे शुगर और नाइट्रोजन सारक के बीच। यानी यहां पर आपको याद रखना है कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बनेगा, ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, ये बॉन्ड बनेगा बेटे शर्करा यानी शुगर और किसके बीच में बनेगा, नाइट्रोजन सारक के बीच। तो ये ध्यान रखना कि शुगर और नाइट्रोजन सारक के बीच बनेगा। अब आपको याद है ना कि अगर प्यूरिन समूह के नाइट्रोजन सारक हैं तो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा शुगर के पहले कार्बन से जुड़ेंगे, प्यूरिन समूह के नाइट्रोजन सारक हैं ये भी ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा ये शर्करा के पहले कार्बन से जुड़ेंगे। तो बेटे याद रखना दूसरा बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये किसके बीच में पाया जाता है, नाइट्रोजन सारक और शर्करा के बीच में। तीसरा यहां पर जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड होगा बेटे हमारे पास में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, तो ये बनेगा बेटे शुगर और फॉस्फेट के बीच। तो ये ध्यान रखना कि तीसरा जो बॉन्ड होगा ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। अब शुगर का ये कहाँ होगा बेटे, शुगर का ये यहाँ पर तीसरे या फिर पांचवें कार्बन पर ये बनता है, C3 या C5 कार्बन पर बनता है। और इसी के आधार पर दिशा होती है कि या तो ये 3 days to 5 days होगा या 5 days to 3 days होगा। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि डीएनए की जो श्रृंखला है उसमें 3 प्रकार के बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के द्वारा एक तो बेटे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ेगी, या ये जो बॉन्ड है ये न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि ये डीएनए में उपस्थित बंध कौन। अगला जो इसका लास्ट टॉपिक आता है बेटे डीएनए का एक कुंडलन, डीएनए का एक कुंडलन। तो डीएनए का एक कुंडलन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस एक कुंडलन की लंबाई क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था बेटे इसकी लंबाई होगी 34 एंगस्ट्रॉन। डीएनए के एक कुंडलन का व्यास कितना होगा, तो बेटे इसका व्यास होगा 20 एंगस्ट्रॉन। क्लियर, इसका व्यास होगा 20 एंगस्ट्रॉन। और इसमें नाइट्रोजन सारकों की जो संख्या है, नाइट्रोजन सारकों की संख्या ये रहेगी बेटे 10 जोड़ी। तो ये ध्यान रखना, अपने एक कुंडलन की बात कर रहे हैं, यानी जैसे डीएनए ये यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक है बेटे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक कुंडलन है। तो एक कुंडलन की लंबाई तो 34 एंगस्ट्रॉन, उसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉन, और नाइट्रोजन सारकों की जो संख्या है वह 10 जोड़ी रहेगी। और 2 स्टेप के बीच की दूरी, यानी 2 स्टेप यानी सीढ़ियों के बीच की दूरी, तो ये दूरी आपको याद रखना है 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो ये थोड़ा ध्यान रखें बच्चों कि डीएनए का जो एक कुंडलन है, तो एक कुंडलन की लंबाई तो 34 एंगस्ट्रॉन, व्यास 20 एंगस्ट्रॉन, नाइट्रोजन सारक 10 जोड़ी, और 2 स्टेप के बीच की दूरी यानी 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है डीएनए की रीड, तो डीएनए की जो रीड होती है बेटे, ये रीड होती है यानी शुगर और नाइट्रोजन सारक, डीएनए की रीड
तो डीएनए की रीढ़ किसे मानेंगे अपन, एक तो शुगर को मानेंगे और प्लस किसको मानोगे आप, फॉस्फेट को मानोगे, फॉस्फेट। जबकि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन क्षारक है, ये नाइट्रोजन क्षारक बेटे क्या होते हैं, ये डीएनए की सीढ़ियां होती है, ये ध्यान रखना, ये डीएनए की सीढ़ियां होती है। तो इस तरह से ये हमारा बेटे आज का टॉपिक था डीएनए की संरचना। एक बार मैं दोहरा देता हूं, आप अच्छी तरह से याद कर लेना कि डीएनए की संरचना को समझाने के लिए वाटसन, क्रिक और विल्किंस ने बेटे क्या किया, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया, इतना आपको याद रखना है। और ये जो द्विकुंडलित मॉडल है, इसके अनुसार अपन बात करेंगे तो पहला पॉइंट क्या है कि डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। यानी डीएनए कैसा होता है, दोहरी श्रृंखला वाला, यानी 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बना होगा। लेकिन बेटे अपवाद याद कर लेना, एक जीवाणु भोजी है 5x174, इसका जो डीएनए होता है ये केवल एकल श्रृंखला का बना होता है और इस कारण से ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, जो डीएनए में दोनों श्रृंखलाएं हैं वह एक दूसरे के पूरक होते बेटे, एक की दिशा ऊपर होगी तो एक की दिशा नीचे होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समानांतर होती है। एक श्रृंखला की दिशा 3 से 5 डेज की ओर होगी तो दूसरी की दिशा बेटे 5 डेज से 3 डेज की ओर होगी। यहां तक भी क्लियर हो गया। फिर मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया कि डीएनए की जो दोनों श्रृंखलाएं हैं वह एक दूसरे की पूरक है। अब पूरक है से क्या मतलब है बेटे कि अगर एक श्रृंखला का एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक है तो दूसरी श्रृंखला वह टी से जुड़ेगा। एक श्रृंखला का अगर गुआनिन नाइट्रोजन क्षारक है तो दूसरी श्रृंखला के ये साइटोसिन से जुड़ेगा। मतलब यह हुआ कि ए हमेशा टी से जुड़ेगा और जी हमेशा सी से ही जुड़ेगा। तो अगर किसी डीएनए की एक श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारक हमें दे रखे हो बेटे तो हम उसकी दूसरी श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारकों को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? क्यों आपको याद हो गया, क्या याद हुआ कि ए नाइट्रोजन क्षारक हमेशा टी से जुड़ेगा और जी नाइट्रोजन क्षारक हमेशा सी से जुड़ेगा। तो बेटे एक श्रृंखला में कितने भी नाइट्रोजन क्षारक दे रखे हो आप उस श्रृंखला दूसरी श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारकों को बता सकते हैं। यहां तक भी क्लियर हो गया। फिर आपको याद हुआ कि डीएनए की जो श्रृंखला है या डीएनए की जो संरचना है इसमें 3 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। 3 प्रकार के बंधों से मिलकर बेटे ये डीएनए बनता है। पहले बंध का नाम क्या याद हुआ? हाइड्रोजन बॉन्ड। याद रखना बेटे ये एक श्रृंखला है, ये 2 श्रृंखला है। दोनों श्रृंखलाओं को आपस में जोड़ने वाला जो बंध है उस बंध का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये किसके बीच में बनेगा कि एक श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारक और दूसरी श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में बनेगा। अब बेटे ए और टी है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में पाए जाएंगे और अगर जी और सी है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में पाए जाएंगे। तो अब अगर कोई श्रृंखला में एक ए टी जी सी सी नाइट्रोजन क्षारक दे दें तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। तो जहां ए दे रखा हो वहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जहां टी दे रखा हो वहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जहां सी दे रखा हो बेटे 3 एच बॉन्ड और जहां जी दे रखा हो वहां भी 3 एच बॉन्ड। तो ये तो एच बॉन्ड आपको याद हो गया। दूसरा बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बेटे अपने शुरू में पढ़ लिया था कि नाइट्रोजन क्षारक और उधर शुगर एक ही श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारक और शुगर इसके बीच में जो बंध बनता है इसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अब आपको याद है कि नाइट्रोजन क्षारक शुगर के हमेशा पहले कार्बन से ही जुड़ते हैं। अगर प्यूरिन समूह के हैं तो अपने 9वें स्थान से जुड़ेंगे और अगर पिरिमिडिन समूह के हैं तो अपने 3रे स्थान से जुड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन क्षारक शर्करा से जुड़ते हैं तो किस बंध के द्वारा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर। अब तीसरा बॉन्ड जो आपके सामने है वो है बेटे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तो एक तो ये शुगर और फॉस्फेट के बीच में बनेगा। अब क्या हुआ बेटे कि कई सारी न्यूक्लियोटाइड बन गई है ना, 1 2 3 4। तो ये न्यूक्लियोटाइडों को आपस में जो बॉन्ड जोड़ता है उस बंध का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी जब तक कई सारी न्यूक्लियोटाइड आपस में नहीं जुड़ेगी तब तक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण नहीं होगा। तो क्या याद होगा आपको कि ये जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है ये डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है डीएनए का एक कुंडलन। तो बच्चों ध्यान रखना यहां से यहां तक चले, यानी यहां आप देखिएगा कि यहां से यहां तक चले आप,
यहां से और यहां तक ये आधा कुंडलन, और बेटे ये यहां पर हुआ इसका ए कुंडलन। तो ये यहां से यहां तक इसका ए कुंडलन है। अब इस ए कुंडलन में अपन यहां पर देखें तो इसका दूसरा कुंडलन यहां से, ये तो आधा कुंडलन है और ये बेटे पूरा कुंडलन है। तो ये मैंने आपको बताया कि जो कुंडलन है यहां पर ये वाला, तो ये यहां से लेके यहां तक ए कुंडलन है। तो ए कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन, इसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉन, उसमें मौजूद नाइट्रोजन सारकों की संख्या 10 जोड़ी, और 2 नाइट्रोजन सारकों के बीच के जो स्टेप की जो बीच की दूरी होगी वो होगी 3.4 एंगस्ट्रॉन। उसके बाद में डीएनए की रीढ़ कौन बनाएगी बेटे? ये नाइट्रोजन सारक तो डीएनए की सीढ़ियां बनाते हैं, और डीएनए की जो रीढ़ बनाते हैं वो रीढ़ बनाते हैं फॉस्फेट और शुगर। तो इस तरह से बच्चों आज का टॉपिक हमारा था डीएनए, जिसमें अपने डीएनए का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें अपने डीएनए का निर्माण पढ़ा, और बेटे अपने पढ़ा डीएनए की संरचना। तो इसको थोड़ा एक बार और ध्यान से पढ़ना, ठीक है? ओके बच्चों, तो आज यहां तक कि अपन पढ़ेंगे। तो मोशन मंच की ओर से एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।